उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल और ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है लॉज ऑफ मोशन का। तो जो टॉपिक्स हमें रह गए थे लेक्चर नंबर 1 में वो आज हम कवर करेंगे, जैसे कि आपका इम्पल्स है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो ये सब चीज़ें हम आज कवर करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर नंबर 1 इसका पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो आज ये हमारा उसका लेक्चर नंबर 2 है। जितने भी टॉपिक्स हमारे रह गए थे वो हम आज कवर करेंगे। तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप ये पूरी लेक्चर सीरीज़ अच्छे से देखें और जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो लेक्चर है यह हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे इम्पल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड पे। तो इम्पल्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके एग्जाम्पल वगैरह ये सारा हम देखेंगे। या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है यहाँ पे इम्पल्स। तो अगर हम इम्पल्स की बात करेंगे, इम्पल्स क्या होता है, अगर हम डेफिनेशन पहले देखेंगे। इम्पल्स होता है बराबर किसके बराबर, इसको डिनोट करते हैं हम जे से। जे से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर फोर्स इंटू टाइम, यानी कि डेल्टा टाइम, यानी कि स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। तो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी से, यानी कि J इज इक्वल टू एफ इंटू डेल टी। एफ क्या है, एफ इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। और जितने टाइम के लिए हम उस फोर्स को इस बॉडी पे अप्लाई करेंगे वो किस टाइम में हम करते हैं, डेल्टा टी, यानी कि स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में हम ये अप्लाई करते हैं, यानी कि डेल टी। तो डेल टी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 0.1 सेकंड, 0.01 सेकंड या 0.02 सेकंड, यानी कि टाइम यहाँ पे बहुत ही कम रहता है। तो अगर हम बात करेंगे इम्पल्स की, इस पे क्वेश्चन आया था, इस पे क्या बोलते हैं इसको, शायद VLW पे, ना VLW में नहीं आया था, शायद FAA के एग्जाम में आया था। हाँ, FAA के एग्जाम में आया था। तो वहाँ पे पूछी गई थी डेफिनेशन क्या है इम्पल्स की, तो इस पे क्वेश्चन आया था वहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इम्पल्स इन फिजिक्स इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो जब किसी बॉडी पे फोर्स हम अप्लाई करते हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ पे टाइम का वैल्यू जो होता है वो होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। इट इज द इंस्टेंट चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फॉर मोमेंटम की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ी है, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पे इम्पल्स की बात करेंगे तो इम्पल्स क्या है, इट इज द इंस्टेंट चेंज इन मोमेंटम, यानी कि जब भी किसी बॉडी का मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाता है, वो किसकी वजह से हो जाता है, जब इम्पल्स जो है, इम्पल्स की वजह से एक बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं, इम्पल्स काजेस ऑब्जेक्ट टू चेंज देयर मोमेंटम, यानी कि इम्पल्स की वजह से ही, इम्पल्स की वजह से एक बॉडी का मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। किसकी वजह से, मोमेंटम, इम्पल्स की वजह से एक बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी ये क्या है, ये है मोशन में, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन में है। और अगर हम इस बॉडी पे कुछ फोर्स करेंगे अप्लाई, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन हम इस पे फोर्स करेंगे अप्लाई फॉर ए वेरी पीरियड, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 0.1 सेकंड के लिए, तो इसकी जो मोशन है, इसका मोमेंटम जो है वो हो जाएगा चेंज। किसकी वजह से, इस इम्पल्स की वजह से, जो हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ही होता है एक्चुअली इम्पल्स, यानी कि इम्पल्स को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, यानी कि इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम, यानी कि किसी भी बॉडी का जब क्या हो जाएगा चेंज, मोमेंटम जब चेंज हो जाएगा तो हम कहते हैं यहाँ पे जो है ये किसकी वजह से हुआ, ये चेंज मोमेंटम बिकॉज ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कोलिजन, the instant change in the momentum of the body just before and after collision is called impulse acting on the body. For example हमारे पास दो बॉडीज हैं, ये बॉडी A है और ये बॉडी B है, और इनके बीच हुआ फॉर एग्जांपल कोलिजन। ये इसकी डायरेक्शन है, मोशन की डायरेक्शन ये है, और B की बॉडी का मोशन की डायरेक्शन जो है वो इसके अपोजिट है। मान लीजिए इनके बीच हो गया कोलिजन, क्या हुआ, कोलिजन, ठीक है। तो कोलिजन से पहले इनका कुछ मोमेंटम होता, क्या होता है, मोमेंटम। और जब इनका कोलिजन हुआ तो इनका मोमेंटम जो है वो हो जाएगा चेंज, वो हो जाएगा चेंज, ठीक है। ये बॉडी करेगी इस बॉडी पे अप्लाई फोर्स और बॉडी बी करेगी अप्लाई फोर्स इस पे ए पे फॉर ए वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, यानी कि बिफोर कोलिजन एक मोमेंटम था और आफ्टर कोलिजन दूसरा मोमेंटम था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ हुआ चेंज इन मोमेंटम, और ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ इम्पल्स की वजह से, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं इम्पल्स। तो ये कह रहा है इन केस ऑफ कोलिजन द इंस्टेंट चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुई चेंज इन मोमेंटम, यानी कि यहाँ पे जब दो बॉडीज ने क्या कोलाइड हो गई तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इनका मोमेंटम जो है वो चेंज हो गया। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज कॉल्ड द इम्पल्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो यहाँ पे क्या एक्ट हुआ, यहाँ पे एक्ट हुआ इम्पल्स। तो ये आपको बेसिक डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तो इम्पल्स को हम दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं।
यानी कि या इसको हम कहते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू स्मॉल टाइम, ठीक है, इंटू स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि डेल टी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। जब भी किसी बॉडी का मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा तो हम कहते हैं वहाँ पे अप्लाई हुआ इम्पल्स, ठीक है। द डैमेज सस्टेनेड बाय द बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन द इम्पल्स अप्लाई टू द बॉडी, यानी कि जो भी डैमेज एक बॉडी सस्टेन करती है वो किस पे डिपेंड होती है, यानी कि कितना इम्पल्स यहाँ पे अप्लाई हुआ। यानी कि अगर इम्पल्स ज़्यादा अप्लाई हुआ तो कम डैमेज होगा, और अगर इम्पल्स ज़्यादा होगा तो एक्चुअली अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ना, इम्पल्स वो यहाँ पे किस पे डिपेंड है, यानी कि फोर्स पे डिपेंड है, और कितने टाइम के लिए वो फोर्स यानी कि यहाँ पे रहेगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम रहेगा ज़्यादा, यानी कि फॉर एग्जांपल 0.1 सेकंड अगर रहेगा टाइम, और यहाँ पे अगर 0.2 सेकंड यहाँ पे टाइम रहेगा, तो जब टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि 0.2 सेकंड्स, तो यहाँ पे डैमेज ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर हम ऐसे फोर्स की बात करेंगे, अगर फोर्स यहाँ पे पहले 10 न्यूटन था और फिर 20 न्यूटन था, जब फोर्स 20 न्यूटन होगा तो यहाँ पे सस्टेन मतलब क्या करेगी बॉडी, एक डैमेज ज़्यादा सस्टेन करेगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे डैमेज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जितना इम्पल्स होगा, और इम्पल्स किस पे डिपेंड है, फोर्स इंटू टाइम पे, ठीक है। तो जितना इम्पल्स होगा उतना ही यहाँ पे ज़्यादा डैमेज एक बॉडी का होगा, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर जे, तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर जे से हम इसको डिनोट करते हैं। एंड इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड इन द टाइम फॉर विच द टॉर्क इज अप्लाइड। तो किसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, एक तो फोर्स के प्रोडक्ट यानी कि एफ इंटू टी, तो इसकी ये जनरल फॉर्मूला जे इज इक्वल टू एफ इंटू टी। और यहाँ पे हम एक्चुअली टी नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं एफ इंटू डेल टी। डेल टी क्यों, डेल टी का मतलब है यहाँ पे जो टाइम है वो बहुत ही छोटा है, मतलब शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो इम्पल्स है ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला इसकी देखेंगे, देखिए जे की डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगी, पहले हम फोर्स का देखेंगे, फोर्स किससे बराबर, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या आएगा, मास का आएगा सिंपली m, एक्सेलरेशन का आएगा l(t⁻²). तो फोर्स का क्या हुआ, फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला है ml(t⁻²). तो यहाँ पे j की क्या इम्पल्स ये आएगी डायमेंशनल फार्मूला, एक तो फोर्स के बदले, इस फोर्स के बदले आएगा ml(t⁻²), और डेल टी क्या ये टाइम ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा इंटू टी, यानी कि ऐसे आएगा इंटू टी। तो ये क्या बन जाएगा ml(t⁻1). तो ये बन जाएगी इसकी डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ पे टी और एक और टी कैंसिल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस पावर है, यहाँ पे प्लस पावर है। तो ml(t⁻1) क्या है यहाँ पे इसकी डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है। तो अगर हम यूनिट की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और टाइम का क्या है न्यूटन सेकंड। तो इसका यूनिट जो है वो है न्यूटन सेकंड इसका ऐसा यूनिट है। तो जे क्या है, जे इज इम्पल्स, डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल, एफ इज द फोर्स। तो जे इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी, तो इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन सेकंड, और डायमेंशनल फार्मूला इसकी ml(t⁻1). तो ये यहाँ पे सेम चीज कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द एन आइटम फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज सम टाइम इज रेफर्ड एज इम्पल्स। तो इसी को हम इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं फोर्स और यहाँ से टाइम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है पहले फोर्स इंक्रीज, फोर्स हो रहा है यहाँ तक इंक्रीज, और फिर यही फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि फोर्स यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड, ये देखिए ये एक्सिस एक्सिस पे क्या किया हमने, बोला टाइम। तो ये टाइम क्या है, ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि इसको हम डेल्टा टी कहते हैं। मान लीजिए ये है 0.02 सेकेंड्स, ठीक है, ये टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो एक कर्व है, इसके अंडर जो एक एरिया है, एरिया अंडर दिस कर्व, ये क्या देता है हमें, ये देता है इम्पल्स, ठीक है। तो एरिया अंडर फोर्स और टाइम, एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम ग्राफ, यहाँ पे ये क्या देता है, ये देता है यहाँ पे इम्पल्स, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, ये इम्पल्स का ग्राफ है, ठीक है। तो अभी एक और टॉपिक है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, यानी कि इम्पल्स और मोमेंटम के बीच जो रिलेशन है वो क्या है, ठीक है। अब ये चीज हम देखेंगे। अभी हमने देखा जो इम्पल्स है ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर चेंज इन मोमेंटम, ये हमने अभी देखा। तो जब भी किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा तो हम कहते हैं वहां पे एग्जिस्ट होता है क्या, इम्पल्स। द थ्योरम सिंपली asserts that the change in object's momentum is proportional to the amount impulse applied to it। यानी कि चेंज इन मोमेंटम, ठीक है,
चेंज इन मोमेंटम, यानी कि अगर हम देखेंगे डेल पी हुआ फॉर एग्जांपल चेंज इन मोमेंटम, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इम्पल्स अप्लाइड, यानी कि जितना हम यहाँ पे इम्पल्स अप्लाई करेंगे उतना यहाँ पे मोमेंटम हो जाएगा चेंज। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ पे ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये मोशन में, ये क्या है मोशन में। अब अगर हम इस पे ज़्यादा इम्पल्स अप्लाई करेंगे, इस पे करेंगे ज़्यादा इम्पल्स अप्लाई, तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और अगर ये इम्पल्स हम कम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम है वो भी कम रहेगा, ठीक है। और जो इम्पल्स ये खुद किस पे डिपेंड है, ये खुद डिपेंड है फोर्स पे और डेल टी पे, यानी कि अगर हम कहेंगे इम्पल्स का चेंज होना तो यहाँ पे हम इसका क्या मतलब है, फोर्स का चेंज होना, यानी कि अगर फोर्स ज़्यादा चेंज हो जाएगा तो इम्पल्स ज़्यादा चेंज हो जाएगा, और ज़्यादा इम्पल्स चेंज होने से ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यही कह रहा है यहाँ पे, यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इम्पल्स के, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसके अगर फॉर्मूला हम देखेंगे, देखिए जे हमने अभी देखा, जे इज इक्वल टू डेल पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल ये बॉडी पहले इसका था मोमेंटम फॉर एग्जांपल पी आई, यानी कि पी इनिशियल मोमेंटम, और इम्पल्स अप्लाई होने के बाद इसका मोमेंटम बन गया पी जे, यानी कि फाइनल मोमेंटम, या पी एफ रखेंगे, पी एफ फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, ये किसके बराबर आएगा, पी एफ माइनस पी आई, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। यानी कि जे इज इक्वल टू डेल पी ओ, या हम लिखेंगे पी एफ इज माइनस पी आई, यानी कि डेल पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, पी एफ इज द फाइनल मोमेंटम एंड पी आई इज द इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मोमेंटम की बात करेंगे, मोमेंटम किसके बराबर होता है, मोमेंटम होता है बराबर मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम करेंगे फाइनल मोमेंटम की बात, यानी कि पी एफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि एम इंटू वी एफ, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे, यहाँ पे आएगा एम इंटू वी आई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इसकी जो पहले इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी वी आई, और इम्पल्स अप्लाई होने के बाद इसकी वेलोसिटी बन गई वी एफ, ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, ये पी एफ के बदले लिखेंगे एम इंटू वी एफ माइनस एम इंटू वी आई। एम क्या है, एम यहाँ पे कॉन्स्टेंट निकलेगा बाहर, इंटू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिख रहा है, जे इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। तो वायर एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्टिव, वी एफ इज द फाइनल वेलोसिटी, वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द फॉर्मूला कोरिलेट्स इम्पल्स टू द ऑब्जेक्टिव चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स किसके मतलब रिलेटेड है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम का ही मतलब है कि यहाँ पे मतलब जो है इम्पल्स होगा। इन एडिशन इम्पल्स कैन बी मेजर्ड इन किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखिए अगर हम यहाँ पे आप दूसरा यूनिट हम इसका देखेंगे, पहले हमने देखा इसका मोमेंटम क्या है, न्यूटन इंटू सेकंड, यानी कि इस फॉर्मूला से जे इज इक्वल टू एफ इंटू डेल टी। तो यहाँ पे अगर हम यूनिट देखेंगे वो आएगा न्यूटन इंटू न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूनिट की बात करेंगे, यहाँ पे मास का आएगा किलोग्राम। देखिए वी एफ माइनस वी आई, ये क्या है, ये है वेलोसिटी में चेंज, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, देखिए एक्सेलरेशन होगी, लेकिन यहाँ पे अगर डिवीजन में टाइम होगा तब मतलब आ जाता है एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या चेंज इन वेलोसिटी, देखिए चेंज इन वेलोसिटी है, लेकिन यूनिट क्या आएगा, यहाँ पे यूनिट आएगा वेलोसिटी का ही, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका एक और यूनिट है, जे इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कैन बी मेजर्ड इन किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड और न्यूटन टाइम सेकंड, या न्यूटन टाइम सेकंड। तो दो ऐसा यूनिट है इसके, यानी कि ऐसे आप जो ऑप्शंस में होगा, तो ऑप्शंस में एक ही चीज़ होगा, या तो न्यूटन सेकंड होगा या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। तो ऐसे ये दो इसके यूनिट्स हैं, ठीक। तो एम एल टी पावर माइनस वन क्या है, एम एल टी पावर माइनस वन क्या है इम्पल्स का, ये इसका है डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पे हमने देखा इम्पल्स और मोमेंटम थ्योरम जो है इनके बीच क्या रिलेशन है, यानी कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, या हम ऐसे कहेंगे मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो यही थी इम्पल्स और मोमेंटम थ्योरम। तो इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हम करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। एक किक से बॉल रोलिंग एट 6 मीटर पर सेकंड आफ्टर द किक एंड द बॉल अटेन्स a velocity of 36 meters.
फाइंड द इम्पल्स, ये यहाँ पे इम्पल्स, फाइंड द इम्पल्स अप्लाई टू द बॉल इफ द मास ऑफ द बॉल इज 1.2 kg। देखिए मास का किसके बराबर, मास इज इक्वल टू 1.2 kg, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहले क्या वेलोसिटी थी इसकी, 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वी आई की हम बात करेंगे, वी आई इज इक्वल टू 6 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। और किक मारने के बाद इस बॉल की वेलोसिटी क्या हुई, वो हुई 36, यानी कि वी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 36 मीटर पर सेकंड। देखिए क्वेश्चन को समझना, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉल है और इसकी वेलोसिटी क्या थी, इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी। और ए यहाँ पे आया, ए ने क्या किया, इसको किक मारी और इसने इस बॉडी ने वेलोसिटी अटेन की, यानी कि फाइनल वेलोसिटी वी एफ, वो किसके बराबर है, 36। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है यहाँ पे इम्पल्स, यहाँ पे इम्पल्स कितना है और इम्पल्स किसके बराबर, हमने देखी फॉर्मूला जहाँ पे मास भी यूज होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई, इनिशियल वेलोसिटी। मास का क्या वैल्यू है 1/2 और वी एफ किसके बराबर है 36 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 6, यानी कि 1/2, 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 30, 2 1 हज़ार 2 15,000, यानी कि 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है इसका आंसर। तो यहाँ पे ये इम्पल्स है, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 15 kg मीटर पर सेकंड। तो ये ऐसे क्वेश्चन करने हैं, तो मतलब सिंपल बेसिक आपको याद रखने, कोई हमें इसमें पीएचडी या मास्टर्स नहीं करना है, जो भी पूछा जाएगा सिंपली पूछा जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी कि हमें कितना नेट फोर्स ज़रूरत है तो कीप ए 1.5 kg बॉल मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमें क्या करना है, यानी कि हमें कितना फोर्स रिक्वायर्ड है ताकि 1.5 kg मास की बॉल जो है वो किस वेलोसिटी के साथ मतलब मूव करे 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी रहनी चाहिए कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, देखिए अगर हम किसी बॉडी पे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी ये चल रही है किस वेलोसिटी के साथ 40 मीटर पर सेकंड, और हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये बॉडी जो है ये 40 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ही मूव करे, तो हम कितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे अप्लाई फोर्स करना ही नहीं है हमें, तो हम यहाँ पे फोर्स करेंगे अप्लाई 0 न्यूटन, ताकि देखिए अगर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इम्पल्स आएगा, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड ही रहे, यानी कि कांस्टेंट रहे, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा यहाँ पे 0 न्यूटन। तो इसका आंसर होगा 0 न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू 0 न्यूटन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A 2000 kg of the spaceship is moving in a space with constant velocity। तो यहाँ पे constant velocity इसकी 1200 मीटर पर सेकंड। What is the net force acting on the ship? देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, क्यों, क्योंकि आउट ऑफ ग्रेविटेशन है। तो यहाँ पे भी कितना हमें फोर्स चाहिए, ठीक है, जो इसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहे। देखिए यहाँ पे भी कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या फोर्स हमें यूज करना पड़ेगा, न्यूटन। तो यहाँ पे भी आंसर है 0 न्यूटन, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A batter hits a ball straight in the direction of the bowler। एक बैटर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैट्समैन है और ये यहाँ से बॉलर ने बॉल फेंकी, ठीक है। बैटर हिट्स अ बॉल बैक इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर। तो बैटर क्या किया, बैटर ने किया इसी गेंद को, इसी बॉल को वापस इसने हिट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यानी कि जिस स्पीड से बॉलर ने बॉल यहाँ से फेंकी, यानी कि इसी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी वो थी किसके बराबर, वो थी 12 मीटर पर सेकंड। और बैटर ने वहाँ से वापस इसको क्या किया, हिट किया बैक किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आई थी उसी डायरेक्शन में वापस इसने हिट किया विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो बॉल का मास क्या है, इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.10, इसका केजी इसका मास है, डिटरमाइन द चेंज इन मोमेंट। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, वो होता है इम्पल्स के बराबर, और वो किसके बराबर होता है, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए मास कितना है यहाँ पे, हमें निकालना है यहाँ पे मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, वो होता है इम्पल्स के बराबर, और इम्पल्स किसके बराबर होता है, एम इंटू वी एफ माइनस वी आई। तो इम्पल्स मास किसके बराबर है, 0.10 kg। तो इनिशियल वाला फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है 20 माइनस, देखिए अगर हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बात करेंगे, इनकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है अपोजिट, तो यहाँ पे आएगा माइनस वी आई, ठीक है, माइनस वी आई। तो यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.10 20, तो वी आई का क्या वैल्यू यहाँ पे, वी आई का वैल्यू यहाँ पे 12, तो ये बन जाएगा 20 + 12,
तो ये बन जाएगा 0.10 इंटू 32, 20 + 12 इज इक्वल 32, और 0.10 इंटू 32 ये बन जाएगा 3.2 न्यूटन सेकंड। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो होप ये क्वेश्चन आया होगा। और भी 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लेना या आप खुद कर लेना। तो इजी क्वेश्चन है, सिंपल, आपको फार्मूला यहाँ पे यूज़ करनी है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, ए बॉक्स ऑफ मास, देखिए एक बॉक्स है, ठीक है, और इसका मास कितना है? इसका मास है 100 kg, 100 kg है इसका मास। ठीक है, इसका मास है 100 kg, इज प्लेस्ड ऑन फ्लोर एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन द फ्लोर। देखिए ये किस पे है? ये हमने रखा है एक फ्लोर पे। ठीक है, डिटरमाइन व्हाट फोर्स डज द फ्लोर एग्जिट ऑन द बॉक्स, यानी कि हमें बताना ये फ्लोर जो है ये कितना फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे। हमने ऑलरेडी पढ़ा है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। वो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? यानी देखिए, अगर यहाँ पे जी का वैल्यू दिया हुआ है 9.81, वो है किसके बराबर? यानी कि अगर हम वेट, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें, वेट की डायरेक्शन होती है ये डायरेक्शन, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन वो होती है इसके अपोजिट। ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या होगा? वेट और नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे सेम ही रहेगा, यानी कि वो होता है बराबर m इंटू जी। तो m का भी वैल्यू पता है आपको किसके बराबर? 100 kg, और g का वैल्यू भी आपको पता है 9.81। तो इनका मल्टीप्लाई करिए तो वो आ जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताई है लेक्चर नंबर 1 के इसमें, तो यहाँ से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ये बन जाएगा 981 न्यूटन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप 9 खुद कर लेना। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, अभी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 बॉडीज हैं, और अगर इन्होंने क्या किया, कोलिजन हुआ, इनका कोलाइड हो गया यहाँ पे, तो कोलिजन से पहले फॉर एग्जांपल इसका मोमेंटम था पी आई, यानी कि इनिशियल मोमेंटम, और कोलिजन होने के बाद क्या था? पी एफ, फाइनल मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है? यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वो क्या रहता है? वो रहता है कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि पी आई इज इक्वल टू पी एफ, ये क्या रहता है? ये रहता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। ये क्या रहा है यहाँ पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन दैट द मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यानी कि जब तक कि हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें इस सिस्टम पे, तब तक जो मोमेंटम है वो क्या रहता है? वो रहता है कांस्टेंट, यानी कि वो रहता है कंजर्व। ठीक है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि ये कहाँ से डिराइव हुआ है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जहाँ पे क्या होता है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज जो होते हैं वो रहते हैं सेम, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है और डायरेक्शन क्या रहती है? अपोजिट रहती है। ठीक, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मासेज, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट मास है, m1 और m2, यहाँ पे हमारे 2 मास है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस वेलोसिटी से बढ़ रहा है u1 इसकी वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी क्या है? u2, और इनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अगर हम यहाँ पे मोमेंटम की बात करेंगे इस बॉडी की पी आई, इसका मोमेंटम है m1 इंटू u1, क्यों? मास इंटू वेलोसिटी वो किसके बराबर होता है? मोमेंटम। इसी तरह इसका मोमेंटम क्या होगा? m2 इंटू u2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टोटल इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे, यानी कि इनका हम एडिशन करेंगे, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2, ये हुआ इनिशियल मोमेंटम। और जब इनका कोलिजन हुआ तो m1 की डायरेक्शन ये होगी और m2 की डायरेक्शन ये होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी बन गई इसकी v1 और इसकी बन गई v2, यानी कि m2 की v2 और m1 की v1। तो यहाँ पे मोमेंटम क्या हुआ? मोमेंटम हुआ यहाँ पे चेंज, क्यों? देखिए मास तो सेम ही रहेगा, मास यहाँ पे चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। u1 बन जाएगा v1 और u2 बन जाएगा v2। तो जब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज, यहाँ पे चेंज हुआ मोमेंटम। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे वो आएगा बराबर किसके? m1 प्लस v1 प्लस m2 प्लस v2, यानी कि ये हुआ फाइनल मोमेंटम और ये हुआ इनिशियल मोमेंटम। ये है मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है? यानी कि टोटल मोमेंटम जो है वो रहता है कंजर्व्ड, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम रहेगा बराबर,
m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो यही यहाँ पे क्या कह रहा है ये, initially these bodies were moving with the velocities u1 and u2, now they collide with each other and their final velocities become v1 and v2। so according to the law of conservation of momentum, तो law of conservation of momentum के मुताबिक क्या है, pi is equal to pf। तो pi किसके बराबर है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये क्या है, ये है फॉर्मूला किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद क्या है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, देखिए रिकॉइल ऑफ गन ये किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। इसी तरह मोशन ऑफ द बोट, ये आप खुद रीड कर लेना, बस आपको इसमें एग्जांपल्स याद रखनी, क्यों, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है। रिकॉइल ऑफ गन ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इसको एक्सप्लेन करता है, इसीलिए इसी तरह मोशन ऑफ बोट जो है इसको कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। देखिए या तो यहाँ वहाँ पे होगा, दोनों में से एक ही होगा, या होगा वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्यों, दोनों यहाँ पे क्या करते हैं काम, ये भी अकॉर्डिंग टू लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे भी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने ऑलरेडी देखा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए ऑप्शंस में या तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा। तो ये आपको खुद ही पढ़ लेना, ये इतना ये कुछ खास नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल इसमें याद रखनी है। ये कौन सा फिनोमिना जो है उसको कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, यानी कि रिकॉइल ऑफ गन या मोशन ऑफ द बोट, इन दोनों को कौन एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसी तरह एप्लीकेशन हम देखेंगे रॉकेट रिपल्शन, यहाँ पे भी कौन सा लॉ अप्लाई होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ये गैसेस है ये इस तरफ इस डायरेक्शन में छोड़ रहा है, और जो मोशन है रॉकेट की वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसी तरह एयर बैग्स यूज इन व्हीकल्स, जो भी व्हीकल्स में हम एयर बैग्स यूज करते हैं वहाँ पे भी कौन सा लॉ अप्लाई होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन है इसकी, ये आप देख लेना, बस ये आप याद रखना, रॉकेट प्रोपल्शन और एयर बैग्स यूज्ड इन व्हीकल, बस ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो फाइनली कुछ और क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द बॉल एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड वेइंग 500 kg। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आप खुद कर लेना, और इनका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में दे देना। और इसके बाद हम एमसीक्यूज का एक सेशन लाएंगे इस पे, पूरे चैप्टर पे लॉज ऑफ मोशन पे, लॉज ऑफ मोशन पे हम एक एमसीक्यूज का क्वेश्चन ये सेशन लाएंगे, तो वहाँ पे हम सारे एमसीक्यूज करेंगे इसके रिलेटेड। फिलहाल इन 3 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना, इससे पता चलता है कि आपको कितना समझ आया है कितना नहीं। देखो मैं तो आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस कुछ क्वेश्चन दिखाया आपको, लेकिन इससे पता चलता है आपको कितना समझ आया है और कैसे बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। तो आज के इस सेशन में बस इतना। इसके बाद एक और टॉपिक रहता है इसमें, फ्रिक्शन का टॉपिक रहता है और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, वो हम उसके लिए हम एक और सेशन लाएंगे, फ्रिक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे कि काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।